ये कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक से गुजर रही थी। अचानक अलार्म बज उठता है और गार्ड उसे रोक लेता है। लड़की मजबूर होकर अपनी जैकेट से लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा निकालती है, लेकिन जब गार्ड दोबारा चेक करता है तो मशीन फिर से बीप करने लगती है। बेबस लड़की एक एक कर अपने पास छुपाए हथियार बाहर निकालने लगती है। चाकू, डंडे, ब्लेड, सब देखकर सिक्योरिटी वाले दंग रह जाते हैं। दोनों सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये छोटी सी लड़की आखिर है कौन। तभी लड़की अपने जूते उतारती है और उसमें से एक जोड़ी ननचाकू गिरते हैं। अब जाकर उसका हथियारों का खजाना खत्म होता है। गार्ड हैरानी से पूछता है कि तुम्हारे शरीर में पूरा हथियार घर क्यों छुपा हुआ है। लड़की मुस्कुराकर कहती है, मैं जैसी प्यारी और मासूम सी दिखती हूँ, वैसे हालात में थोड़ा बहुत हथियार साथ रखना गलत तो नहीं। तभी सामने खड़ा गंजा सिक्योरिटी वाला लड़की का बैग खोलता है और उसमें से एक नकली हाथ निकाल लेता है। उसे देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। लड़की तुरंत सफाई देती है, डरिए मत, ये तो बस एक कृत्रिम हाथ है, मुझे एम्बामिंग कॉन्फ्रेंस में जाना है। गार्ड मान भी लेता है, लेकिन फिर बैग से उसे एक बड़ा बॉडी लोशन दिखता है जो नियमों के हिसाब से साथ ले जाना मना था। लड़की हैरान होती है कि ये लोशन उसके पास आया कहां से, और तभी उसे अंदाजा होता है कि ये किसी और ने रखा है। लड़की का नाम था वेंसडे, जिसके पास बचपन से ही आत्माओं से जुड़ने की रहस्यमयी शक्ति थी। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने एक सीरियल किलर को अपना निशाना बनाया था, जो खासकर जवान लड़कियों की हत्या करता था। कातिल को ढूंढने के लिए वेंसडे ने उस नकली हाथ को पुलिस स्टेशन भेजा, जिससे वह गुप्त रूप से एक सबूत चुरा लाया। वह सबूत था 11वीं पीढ़िता की बॉलिंग बॉल। उस बॉल को छूते ही वेंसडे ने अपनी टेलीपैथी से कातिल की सटीक लोकेशन महसूस कर ली। वेंसडे तुरंत हवाई जहाज से वहां जाने का सोचती है, मगर सिक्योरिटी वालों ने उसके सारे हथियार जब्त कर लिए। फिर भी उसने अकेले ही कातिल को खोजने का निश्चय किया, लेकिन जैसे ही वह कातिल से आमने सामने हुई, अचानक उसकी चेतना उस आदमी से जुड़ गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो खुद को गुड़ियों से भरे एक कमरे में पाया। तभी कातिल एक ट्रॉली धकेलते हुए अंदर आया। वेंसडे हैरानी से देखती है कि वह उसे एक गुड़िया भेंट करता है। असल में कातिल का एक डरावना शौक था, वह हर हत्या से पहले अपने शिकार को एक गुड़िया देता था। वेंसडे ने ठंडी हंसी के साथ कहा, अगर तुम मुझे तोहफा दे सकते हो तो मैं भी तुम्हें एक तोहफा लौटाऊंगी। उसने कातिल का ध्यान कमरे में रखी दूसरी गुड़िया की ओर खींचा। तभी मौका देखकर नकली हाथ ने कातिल पर अचानक हमला बोल दिया। वेंसडे धीरे धीरे अपनी रस्सियां खोलने लगी, मगर वह हाथ बेहद निर्दयी निकला। उसने सीधा कातिल के कमजोर हिस्से पर प्रहार कर दिया, जिसे देखकर कोई भी कांप उठे। कातिल जैसे तैसे बच निकला, मगर नकली हाथ ने हार नहीं मानी। वह दोबारा उस पर टूट पड़ा और उसे बेरहमी से पीट डाला। आखिरकार कातिल ढेर हो गया। नकली हाथ धीरे धीरे वेंसडे के पास आया और बोला, तुम्हारा मेकअप फैल गया है। वेंसडे घबरा गई और तुरंत बोली, ये तो बस मेरी टेलीपैथी की हल्की गड़बड़ी है, किसी को मत बताना, खासकर मेरी माँ को नहीं। इसके बाद वेंसडे ने चुपचाप एक चाकू उठाया। कुछ ही दिनों बाद अखबारों की हेडलाइन बनी, सीरियल किलर पकड़ा गया, अजीब तरीके से चमड़ी उतरी हुई। इस बीच वेंसडे काली आंसुओं से जुड़ी जानकारी ढूंढ ही रही थी कि तभी उसकी माँ ने आकर कहा, तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। दरअसल आज उनके छोटे भाई का पहला दिन था नेवरमोर अकादमी में। पूरा परिवार कार से वहां पहुंचा। खूबसूरत माँ, समझदार पिता और वेंसडे। भाई का स्पेशल पावर था बिजली जैसी तेज इलेक्ट्रिक शॉक निकालना। अकादमी पहुंचते ही माँ ने बेटी से कहा कि भाई का ख्याल रखना। वेंसडे ने हाँ तो कहा, मगर मन ही मन उसे याद आया जब बचपन में उसने भाई को ताबूत में बंद कर कील ठोक दी थी। वेंसडे ने भाई को स्कूल के कुछ नियम समझाए और खुद अकेले अंदर चली गई। यहाँ के स्टूडेंट्स उसे देखते ही सेल्फी लेने लगे और ऑटोग्राफ मांगने लगे। वजह साफ थी, पिछले सेमेस्टर में वेंसडे ने अकेले दम पर अकादमी को एक दानव से बचाया था। तभी वह सबकी आंखों का सितारा बन गई। लेकिन वेंसडे को यह पॉपुलैरिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह बस चुपचाप अपनी डार्क दुनिया में रहना चाहती थी। तभी एक काली लड़की आई और अपनी ताकत से सारे फैंस को हटाया। असल में वही समझती थी कि वेंसडे अकेलापन पसंद करती है। वेंसडे अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंची। उसकी रूममेट बाहर से तो मासूम लगती थी, मगर हकीकत में वह एक वेयरवुल्फ थी, मतलब जरूरत पड़ने पर भेड़िए का रूप धारण कर सकती थी। कमरे में घुसते ही वेंसडे ने अपनी तस्वीरें दीवार से उतारी और टेलीपैथी से उस पीछा करने वाले शख्स को ढूंढने की कोशिश की।
मगर पूरा कैंपस छानने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान उसकी आंखों से फिर काले आंसू बहने लगे। इधर माँ बाप भाई को छोड़कर लौटना चाह रहे थे, लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें रोक लिया और गुलाबी सजावट वाले शानदार कमरे में ठहरा दिया। पिता को कमरा देखकर रोमांस का मूड आ गया, मगर माँ ने तुरंत भांप लिया कि वेंसडे के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। वेंसडे ने मुस्कुराकर कहा, सब ठीक है, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। उधर अकादमी के कुछ स्टूडेंट्स लकड़ी से विशाल बाज की आकृति बना रहे थे, क्योंकि रात को होने वाला था क्रिएशन बोनफायर फेस्टिवल। लेकिन उसी वक्त वेंसडे को पता चलता है कि उसका लिखा उपन्यास चोरी हो गया है और पीछे केवल एक चिट्ठी छोड़ी गई है। उसमें लिखा था, तुम्हारा उपन्यास आग में जल जाएगा। यह पढ़कर वेंसडे का खून खौल उठा, क्योंकि वह 2 साल की मेहनत थी। वेंसडे गुस्से में बोनफायर फेस्टिवल के मैदान में पहुंची और अपने नकली हाथ को कहा कि भीड़ में उस पीछा करने वाले को ढूंढे। तभी कोई टकराकर गुजर गया और वेंसडे को लगा जेब में कुछ रखा है। उसने हाथ डाला तो उंगली कट गई। जेब से निकली चिट्ठी में लिखा था, तुम्हारा उपन्यास अलाव की लकड़ियों के नीचे है। ये पढ़कर वेंसडे तुरंत आग के ढेर में घुस गई। उसकी रूममेट चिल्लाई, मत जा, प्रिंसिपल अभी आग लगाने वाले हैं। मगर वेंसडे ने खतरे की परवाह न करते हुए अंधेरे तले अपना उपन्यास खोजने लगी। फेस्टिवल शुरू हो गया। प्रिंसिपल ने भाषण देकर मशाल फेंकी और लकड़ी का बना विशाल बाज जल उठा। जलते हुए ढेर में वेंसडे जी जान से चढ़कर ऊपर पहुंची और आखिरकार अपनी लिखी किताब निकाल ली। तभी कई स्टूडेंट्स ने मिलकर अपनी शक्तियों से उस जलते बाज को हवा में उड़ा दिया। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सब उस नजारे में खो गए, मगर रूममेट ने देखा कि वेंसडे नीचे से बाहर नहीं आ रही। घबराकर उसने प्रिंसिपल को बताया। अचानक वेंसडे लुढ़कते हुए बाहर आ गई और सबकी नजरों में आ गई। प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ और वेंसडे को मंच पर बुलाकर एक खास पेंटिंग भेंट की, जिसमें उसे स्कूल की रक्षक दिखाया गया था। उसने कहा, बेटा अब सबको एक भाषण दो। लेकिन वेंसडे को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने सीधे मशाल उठाई और उस पेंटिंग को जला डाला। सब हैरान रह गए और वह बेपरवाह अंदाज में वहां से चली गई। रूममेट उसके पीछे पहुंची और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जैसे ही उसने वेंसडे को छुआ, उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ी। रूममेट बेहोश होकर हिल भी न पाई। होश आने पर उसने खुद को एक कब्रिस्तान में खड़ा पाया। वहां अजीबोगरीब कब्रों पर नाम खुदे थे और कानों में किसी अनजान आवाज की गूंज थी। अगले ही पल असलियत सामने आई। हॉस्टल के कमरे में उसकी रूममेट खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। वेंसडे के दिमाग में झटका लगा, क्योंकि उसने अभी अभी भविष्य देखा था कि रूममेट उसकी वजह से मरेगी, और वही सीन सच हो गया। मगर तभी लड़की उठकर जोर से हंस पड़ी और बोली, आज तो प्रैंक डे है, सबको बेवकूफ बना सकते हैं। अकादमी के प्रैंक डे पर हर कोई पागलों की तरह मस्ती कर रहा था। किसी ने वैम्पायर को लहसुन के साथ ताले में कैद कर दिया। कोई बिना चेहरे वाले लड़के के चेहरे पर शतरंज खेल रहा था। कुछ स्टूडेंट्स नए प्रोफेसर के साथ मजाक कर रहे थे। वहीं एक लड़का अपनी क्रश को देखकर इतना जल गया कि दोस्तों से मदद ली और मधुमक्खियों से उसके साथी पर हमला करवा दिया। मगर अगले ही पल वही दोस्त उस पर ही पलट गया। तभी एक नाबालिग लड़के ने अपनी शक्ति से उसे हवा में उछाल दिया। हर तरफ हंसी ठिठोली थी, लेकिन वेंसडे का ध्यान सिर्फ कातिल को पकड़ने पर था। वेंसडे ने प्रिंसिपल से पूछा, क्या अकादमी में कोई ऐसा है जो पक्षियों को नियंत्रित कर सके? क्योंकि हाल ही में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। पहले एक जासूस को झुंड ने चोंच मार मार कर मार डाला था। फिर उसके दोस्त गैल्पिन की हत्या हो गई, जो असल में सीरियल किलर टाइलर का पिता था। गैल्पिन ने कभी वेंसडे को केस में मदद करने के लिए बुलाया था, लेकिन अब वही पक्षियों का शिकार बन चुका था। वेंसडे हैरान थी कि सच में कोई इंसान पक्षियों का इस्तेमाल हत्या के लिए कर रहा है। तभी एक अजीब मंजर सामने आया। किसी के मुंह से परिंदों का झुंड निकल पड़ा। वेंसडे ने सोचा अपनी टेलीपैथी से सुराग ढूंढे, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसकी शक्ति काम करना बंद कर चुकी थी। मां ने समझाया, बेटी जब वरदान का अति प्रयोग करते हो तो उसका असर खो जाता है। मगर वेंसडे जिद पर थी। बोली, बिना शक्ति के भी मैं असली कातिल को ढूंढ लूंगी। अगले दिन रूममेट को एक अनजान नंबर से मैसेज आया, जिसमें वेंसडे की चोरी छिपे खींची गई तस्वीरें थीं। नंबर मिलाकर कॉल की गई तो गैल्पिन की वॉइसमेल सुनाई दी। वेंसडे समझ गई उसके कातिल गैल्पिन से जुड़े हुए हैं। वेंसडे तुरंत अपने नकली हाथ से जादुई किताब पलटवाने लगी ताकि अपनी खोई हुई टेलीपैथी वापस ला सके। उसमें उसे शक्ति लौटाने वाला एक मंत्र मिला। वह मंत्र याद करके
वह अकेले अकादमी छोड़कर एक मानसिक रोगियों के अस्पताल जा पहुंची। यहाँ कैद था टाइलर, वही कातिल जो हत्या के वक्त एक खतरनाक दानव का रूप ले लेता था। पिछले सेमेस्टर में उसकी रूममेट ने ही जान पर खेलकर उसे रोका था, जिससे अकादमी के स्टूडेंट्स बच पाए थे। वेंसडे ने टाइलर को बताया, तुम्हारे पिता और उसके दोस्त को किसी ने मार डाला है। टाइलर ने वेंसडे की बात सुनकर ठंडी हंसी ली और बोला, शायद मेरे पापा की मौत उसी का नतीजा है जो उन्होंने मेरे साथ किया था। फिर उसने चेतावनी दी, अगर मैंने दानव का रूप धारण किया तो पूरे अस्पताल को तबाह कर दूंगा। तभी वेंसडे ने अपनी टेलीपैथी वापस पाने के लिए मंत्र पढ़ा और आखिरकार उसकी शक्ति लौट आई। उसने हाथ बढ़ाया और टाइलर के दिमाग में झांकने की कोशिश की। वहां उसने देखा कि टाइलर की असली पहचान उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मगर तभी नर्स और गार्ड्स अंदर आ गए और वेंसडे को जबरन बाहर निकाल दिया। अस्पताल से निकलने के बाद वेंसडे अकादमी लौटी तो देखा कि सब जगह डर का माहौल था। स्टूडेंट्स को शक हो गया था कि कोई अपने ही बीच से कातिल है। तभी यूजीन ने वेंसडे को बुलाया और बोला, मुझे याद है जब जंगल में मैंने किसी को टाइलर को आजाद करते देखा था। यूजीन की बात सुनकर वेंसडे समझ गई कि किसी ने अंदर से उसकी मदद की थी। सवाल यह था, कौन? तभी अकादमी के नीचे एक गुप्त तहखाने से अजीब सी रोशनी निकलती दिखी। वेंसडे तुरंत वहां पहुंची और हैरान रह गई। तहखाने में उसे पुराने जमाने की जादुई चीजें मिली, खोपड़ियां, मंत्रों वाली किताबें और खून से बने चिन्ह। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और उसके पीछे आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। वेंसडे पलटी तो सामने खड़ी थी मैरिलिन थॉर्नहिल, वही मीठी सी दिखने वाली टीचर जिसने शुरू से ही उसे मदद का दिखावा किया था। मगर अब उसका असली रूप सामने आ चुका था। मैरिलिन ने हंसते हुए कहा, हाँ, कातिलों के पीछे मैं ही हूं और अब तुम मेरी अगली शिकार बनने वाली हो। वेंसडे को अब सच पता चल चुका था। मैरिलिन ही वो औरत थी जो टाइलर को नियंत्रित करके लोगों की हत्या करवा रही थी। मैरिलिन ने खुलासा किया कि उसका असली नाम लॉरेल है और वो उस परिवार की आखिरी वंशज है जिसे कभी एडम्स परिवार ने मिटा दिया था। अब वह बदला लेने लौटी थी। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि अकादमी का नाम तक मिटा दिया जाए। तभी टाइलर दानव बनकर तहखाने में घुस आया। अब वेंसडे को एक साथ दो दुश्मनों से लड़ना था, एक खतरनाक इंसान और एक खूंखार दानव। टाइलर